बच्चों, कैसे हो आप सब। जैसा कि आप सबको पता लग ही गया होगा कि इस वीडियो में हम द्रव्य तथा उसकी अवस्थाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि द्रव्य क्या है। तो ब्रह्मांड में उपस्थित वे प्रत्येक वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, जिनमें भार होता है तथा जिनका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा कर सकते हैं, ऐसी वस्तुएं द्रव्य कहलाती हैं। जैसे द्रव्य के कुछ उदाहरण हैं, जैसे मेज, कुर्सी, पत्थर, वृक्ष, मिट्टी, पानी इत्यादि। ये सभी वस्तुएं स्थान घेरती हैं तथा इनमें भार होता है। तो दूसरा क्वेश्चन है कि द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि द्रव्यमान क्या होता है। तो किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य का वह संपूर्ण परिमाण या मात्रा, जिसे हम अंग्रेजी में मैग्नीट्यूड कहते हैं, उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है। एक नोट पॉइंट है, वस्तु का जो द्रव्यमान होता है ये सभी स्थानों पर समान होता है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, इसे केजी से प्रदर्शित करते हैं और द्रव्यमान को स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि भार क्या होता है। भार को अंग्रेजी में वेट कहते हैं। जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, वह बल उस वस्तु का भार कहलाता है। भार जो होता है ये पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता रहता है। अब हम जान लेते हैं कि द्रव्यमान तथा भार में क्या संबंध होता है। तो भार बराबर द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण होता है। भार को W से व्यक्त करते हैं, द्रव्यमान को स्मॉल m से, गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल g से। तो W बराबर m इंटू जी होता है। यहाँ पर g बराबर कैपिटल G कैपिटल M अपान कैपिटल R स्क्वायर है। यहाँ पर कैपिटल G गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, कैपिटल M पृथ्वी का द्रव्यमान है तथा कैपिटल R पृथ्वी के केंद्र से उस वस्तु की दूरी है। अगला प्रश्न है कि आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध क्या होता है। तो आइंस्टीन के अनुसार जब कोई द्रव्य नष्ट होता है तो उसके बराबर उसमें से ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इसका सूत्र है E बराबर mc²। यहाँ पर E ऊर्जा है, m नष्ट हुआ द्रव्यमान है तथा c प्रकाश की चाल है, जिसका मान 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध का ये सूत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कृपया इसे आप याद रखें। अब अगला प्रश्न है कि भौतिक अवस्थाएं क्या होती हैं। तो द्रव्य की 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव तथा गैस। ठोस को हम अंग्रेजी में सॉलिड कहते हैं, द्रव को लिक्विड और गैस को गैस अंग्रेजी में कहते हैं। तो जान लेते हैं कि ठोस क्या होता है। तो द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उसका आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होते हैं, ठोस कहलाती है। अर्थात कोई पदार्थ है जिसका आकार और आयतन दोनों एकदम निश्चित हैं, वे कभी बदलते नहीं, ठोस कहलाते हैं। ठोसों के कुछ उदाहरण हैं, जैसे लोहा, लकड़ी, पत्थर, ईंट इत्यादि। अब हम जान लेते हैं कि द्रव क्या होता है। द्रव को अंग्रेजी में लिक्विड कहते हैं। तो द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन उसका आकार निश्चित नहीं होता है। ऐसे पदार्थ को जिस बर्तन में रखा जाता है वह उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। अर्थात जैसे दूध हो गया, इसे जिस बर्तन में रखा जाता है उसका आकार ग्रहण कर लेते हैं, उसी के आकार के हो जाते हैं। लेकिन इनका जो आयतन होता है, जैसे 5 लीटर दूध है तो 5 लीटर ही रहेगा, आयतन निश्चित होता है। लेकिन जिसे बर्तन में रखते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। तो इसके कुछ उदाहरण है, जैसे जल हो गया, दूध, ग्लिसरीन, तेल इत्यादि। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि गैस क्या होती है। तो द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन तथा आकार दोनों निश्चित नहीं होते हैं। अर्थात वह अवस्था जिसमें किसी पदार्थ का न तो आयतन निश्चित होता है और न ही आकार, लेकिन इसे जिस पात्र में रखा जाता है उसी के आयतन तथा आकार को ग्रहण कर लेती है। गैसीय यह अवस्था गैसीय अवस्था कहलाती है। जैसे हम गैस को सिलेंडर में रखते हैं तो सिलेंडर का आकार ग्रहण कर लेती है,
गैसों के कुछ उदाहरण हैं, जैसे वायु हो गया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और अन्य गैसें। इसके कुछ नोट पॉइंट्स हैं, चलिए हम उनको देख लेते हैं। तो पहला नोट पॉइंट है कि ठोसों में कण बहुत पास पास होते हैं, इसलिए इसका घनत्व सबसे अधिक होता है। तो क्वेश्चन अगर आएगा कि ठोस, द्रव और गैस में किसका घनत्व सबसे अधिक होता है, तो हमें याद रखना है कि ठोस का घनत्व सबसे अधिक होता है। दूसरा नोट पॉइंट है कि द्रव में कण ठोसों की अपेक्षा दूर दूर उपस्थित होते हैं, इसलिए इसका घनत्व ठोसों से कम होता है। इसमें द्रव के अणुओं के मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल होता है वो काफ़ी कम होता है, इसलिए जो द्रव होते हैं उनमें बहने का गुण होता है। जैसे जल हो गया, इसमें जो कण होते हैं काफ़ी दूर दूर उपस्थित होते हैं, इसलिए द्रव जो होता है ये बहने लगता है। तीसरा नोट पॉइंट है कि गैसों में कण बहुत दूर दूर उपस्थित होते हैं, इसलिए जो गैसों का घनत्व होता है ये ठोसों तथा द्रवों से बहुत कम होता है, इसलिए गैसें हमेशा उड़ती रहती हैं। गैसों को हम न तो देख सकते हैं और न ही सुन सकते हैं, परंतु महसूस हम कर सकते हैं। अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल होता है वो सबसे ज़्यादा किस में होता है और सबसे कम किस में होता है। तो जो अणुओं के मध्य अंतरा आणु का आकर्षण बल होता है ये गैसों में सबसे कम होता है, तो द्रवों में तो ठोसों में, अर्थात ठोसों में जो अंतरा आणु का आकर्षण बल है सबसे अधिक होता है और सबसे कम गैसों में होता है। अब अणुओं के मध्य जो गतिज ऊर्जा है उसका क्रम है कि ठोसों में जो गतिज ऊर्जा है ये सबसे कम होती है, तो द्रवों में तो गैसों में। अणुओं के मध्य स्थान का बढ़ता हुआ क्रम है। ठोसों में जो कण होते हैं बहुत पास पास उपस्थित होते हैं, इसलिए इनके मध्य कणों की जो मध्य डिस्टेंस होता है वो सबसे कम होता है ठोसों के। उसके बाद द्रवों के कणों के मध्य डिस्टेंस कम होता है, तो सबसे ज़्यादा गैसों के कणों के मध्य डिस्टेंस होता है। अब हम जान लेते हैं कि द्रव्य की अवस्थाओं में किस प्रकार से परिवर्तन किया जा सकता है। तो द्रव्य का ताप परिवर्तित करके उसके विभिन्न अवस्थाओं में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे ठोस को हम द्रव तथा गैस में बदल सकते हैं, द्रव को ठोस तथा गैस में बदल सकते हैं, तथा गैस को ठोस या द्रव में बदल सकते हैं। तो द्रव की अवस्था में परिवर्तन निम्न प्रकार से किया जाता है। तो सबसे पहला परिवर्तन की विधि है कि गलन, जिसे अंग्रेजी में मेल्टिंग कहते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि गलन क्या होता है। तो किसी ठोस को गर्म करने पर उसका ताप लगातार बढ़ता रहता है, ऐसा हम जानते हैं। और एक ऐसी स्थिति आती है कि जब ठोस को हम लगातार गर्म करते रहते हैं तो ठोस द्रव में बदलने लगता है। ठोस के द्रव में बदलने की जो क्रिया होती है इसी को गलन कहते हैं या द्रवण कहते हैं या पिघलना कहते हैं। इन सबको अंग्रेजी में मेल्टिंग कहते हैं। तथा जिस ताप पर ठोस द्रव में पिघल जाता है उसे गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। अब हम जान लेते हैं कि जो गलनांक है इस पर अपद्रव्य या अशुद्धियों का क्या प्रभाव पड़ता है। तो किसी ठोस में अपद्रव्य या अशुद्धि मिला देने पर उसका जो गलनांक है वो कम हो जाता है। अब हम जान लेते हैं कि गलनांक पर ताप का क्या प्रभाव होता है। तो जब ठोस द्रव में बदलता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है, परंतु कुछ ठोस जैसे बर्फ़ है कि जब इसे द्रव में बदला जाता है तो इसका जो आयतन होता है कम हो जाता है। तो इसके दो कंडीशन है। जैसे नंबर 1, जिन ठोसों के गलने पर आयतन बढ़ जाता है, अगर उसका हम दाब बढ़ाते हैं तो उसका गलनांक भी बढ़ जाता है। और कंडीशन 2 है कि जिन ठोसों के गलने पर आयतन कम हो जाता है, अगर हम उसका दाब बढ़ाते हैं तो उसका जो गलनांक है वो भी कम हो जाता है। अर्थात अगर आयतन बढ़ रहा है तो दाब बढ़ाने पर गलनांक भी बढ़ेगा, तथा आयतन घट रहा है तो दाब बढ़ाने पर गलनांक भी घटेगा। द्रव्य की अवस्था परिवर्तन की दूसरी क्रिया है हिमीकरण या फ्रीजिंग। जब द्रव्य को ठंडा करते हैं तो वह जमने लगता है। जैसे हम रेफ्रिजरेटर में जब पानी को रख देते हैं तो
जब वो ठंडा होता है तो धीरे धीरे जमने लगता है। द्रव की ठोस अवस्था में परिवर्तन की इस क्रिया को हिमीकरण कहते हैं तथा जिस ताप पर द्रव ठोस में परिवर्तित हो जाता है उसे हिमांक या फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। द्रव्य अवस्था परिवर्तन की तीसरी क्रिया है वाष्पीकरण या वेपोराइजेशन। किसी द्रव का गैस अवस्था में परिवर्तन की क्रिया जो होती है उसे वाष्पीकरण कहते हैं। अर्थात अगर कोई द्रव है, अगर वो गैस अवस्था में बदल जा रहा है गर्म करने पर, तो उसे वाष्पीकरण कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, वाष्पन और क्वथन। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि वाष्पन क्या होता है। वाष्पन को अंग्रेजी में इवेपोरेशन कहते हैं। जब किसी द्रव को वायु में खुला रख दिया जाता है तो वह धीरे धीरे गैस अवस्था में परिवर्तित होकर वायुमंडल में विलीन हो जाता है। प्रत्येक द्रव सामान्य ताप पर धीरे धीरे गैस अवस्था में परिवर्तित होता रहता है। इस क्रिया को वाष्पन या इवेपोरेशन कहते हैं। जैसा कि हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं कि जब कोई द्रव जैसे पानी है, अगर उसको खुले में रख दिया जाता है तो कुछ देर बाद वह गायब हो जाता है। उसी क्रिया को हम वाष्पन कहते हैं। जैसे इसका एक उदाहरण है कि जब हम भीगे कपड़ों को हवा में फैला देते हैं तो कुछ देर बाद वे सूख जाते हैं, उनकी जो नमी होती है वह उड़ जाती है। तो वाष्पन की गति निम्नलिखित क्रियाओं पर निर्भर करती है, अर्थात कब वाष्पन तेज़ी से होगा, कब वाष्पन धीमे से होगा, इन क्रियाओं पर निर्भर करती है। नंबर 1 है द्रव का ताप बढ़ाने पर जो वाष्पन है ये बढ़ता है। और नंबर 2 है द्रव की सतह का क्षेत्रफल अधिक करने पर वाष्पन की क्रिया अधिक होती है। और नंबर 3 है वायु का प्रवाह तेज होता है। तो जैसे अगर तेज हवा बहती है तो कपड़े जल्दी सूखते हैं, तो वाष्पन मतलब अधिक होता है। वाष्पन की जो गति है ये द्रव की प्रकृति पर भी निर्भर करती है। शुष्क वायु की उपस्थिति में वाष्पन की गति बहुत अधिक हो जाती है। चलिए अब हम जान लेते हैं कि क्वथन क्या होता है। क्वथन को अंग्रेजी में बॉयलिंग कहते हैं। तो द्रव का ताप जब हम बढ़ाते रहते हैं तो जो द्रव है तेज़ी से गैस अवस्था में बदल जाता है। इसी क्रिया को हम क्वथन कहते हैं। जिस ताप पर यह क्रिया होती है उस ताप को क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अर्थात जिस ताप पर द्रव गैस अवस्था में बदल जाती है उसको क्वथनांक कहते हैं या बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब हम जान लेते हैं कि ऊर्ध्वपतन क्या होता है। ऊर्ध्वपतन को अंग्रेजी में सब्लिमेशन कहते हैं। तो कुछ ठोस पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो तेज़ी से गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे गैस में बदल जाते हैं। जैसे अगर कोई पदार्थ है, अगर उसको हम गर्म करते हैं तो द्रव अवस्था में नहीं बदलता, वो सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है। तो ठोस से सीधे गैस अवस्था में बदलने की जो क्रिया होती है इसे ऊर्ध्वपतन या सब्लिमेशन कहते हैं। जैसे कुछ उदाहरण है, जैसे नवसादर अमोनियम क्लोराइड इसे कहते हैं, इसका सूत्र है NH4Cl। आयोडीन तथा कपूर, जैसे कपूर को हम गर्म करते हैं तो बिना द्रव अवस्था में बदले ये सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है। तो वाष्पों को ठंडा करने पर इन्हें पुनः ठोस अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। जैसे अगर कपूर है एक गैस अवस्था में बदल चुका है तो उसे जब हम ठंडा करते हैं तो पुनः हमें कपूर प्राप्त हो जाता है। वाष्पों को ठंडा करने पर जो प्राप्त ठोस होता है उसे ऊर्ध्वपातज या सब्लिमेट कहते हैं। इस चैप्टर का आखिरी कॉन्सेप्ट है कि संघनन या कंडेंसेशन क्या होता है। तो किसी पदार्थ की वाष्प को ठंडा करने पर वे पुनः द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। इस क्रिया को संघनन कहते हैं। जिसे इनका कुछ उदाहरण है, जैसे यदि किसी बर्तन में साग सब्जी बन रही होती है तो अगर उसके ऊपर कोई प्लेट रख देते हैं या तस्तरी रख देते हैं तो उसके ऊपर हम देखते हैं कि जो जल की छोटी छोटी बूंदें जमा हो जाती हैं। ऐसा जल वाष्पों के जो तस्तरी के संपर्क में आने पर ठंडा होने के कारण होता है। तो इस वीडियो में हमने द्रव की अवस्था चैप्टर का पूरा रिवीजन कर लिया है।
तो यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा ऐसे ही वीडियोज़ पाने के लिए हमारे चैनल GR क्लासेज गंगाराम को सब्सक्राइब कर दें। आपसे ऐसे ही अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।